नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुका है और इंडिया ने इस बात को सपोर्ट किया। इसको देखेंगे। फिर हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शंस दिए हैं कि आपको किसी कंप्लेन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप स्यू मोटो एक्शन ले सकते हैं। ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर पाकिस्तान में 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए गए। तो मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि ये 3 ग्रेट इंडियन बस्टर इंडियन साइड से उड़ते हुए गए होंगे पाकिस्तान के अंदर। फिर भैया, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के हिसाब से जो राज्य की सरकारें हैं वो खुद ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकती। ये यहाँ पे एक नया एडवाइजरी आई है केंद्र की सरकार की तरफ से। ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर अभी जो रीसेंट एक स्कीम निकाली गई थी केंद्र की सरकार के द्वारा, मैंने आपके साथ डिस्कस की भी की थी कि टॉरिफिकेशन प्लांट्स के लिए और पैलेट प्लांट्स बनाने के लिए, जिससे बायोमास, यूज्ड बायोमास को यूजेबल फ्यूल में बदला जाएगा। उस फ्यूल को आप थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो पैडी पैलेट स्कीम थी ना, ये सारे प्रोडक्शन कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखती, मैन्युफैक्चरर्स को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा एंटरप्रेन्योर्स का बोलना है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है सरकार का और क्या लॉजिक है एंटरप्रेन्योर्स का, इसको देखेंगे। और फाइनली, चाइना, बीजिंग इस समय पे इलेक्ट्रिक कार्स में कहाँ खड़ा है, रिन्यूएबल एनर्जी में कहाँ खड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि चाइना के जब इस प्रकार के फिगर्स देखो तो वो हमसे बहुत आगे नजर आता है, बट ठीक है, इट इज अ सक्सेस स्टोरी वर्थ एमुलेटिंग, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर भाई, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ये जो ऑनलाइन प्रोलिफरेट कर रहा है, इसको रोकने के लिए क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या इंटरनेशनल एक्शंस लिए गए, इसको देखेंगे। फिर पीएलए के अंदर ओवरऑल इनकी जो ग्रेट हॉल में मीटिंग हुई, वहां पे क्या क्या बात हुई, आर्मी के रिस्पेक्ट में क्या बात हुई, इसको देखेंगे। फिर 2 और है, मिशन डाउन अंडर और थ्रू चॉपी सीज, 2 और आर्टिकल है। हालांकि काफ़ी सारे, मतलब मैं कह लूँगा बहुत ज़्यादा कोई होलिस्टिक पॉइंट नहीं है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल वाले में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। मिशन डाउन अंडर तो ओवरऑल क्रिकेट से रिलेटेड है। चॉपी सीज वाला टॉपिक में पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पीएलए की कैपेबिलिटीज़ के रिस्पेक्ट में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। वर्ड ऑफ द डे, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब थोड़ा लो स्पिरिट, आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, पूरी तरीके से एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं। होता है ना कि नॉर्मल कर, अगर आप किसी काम के लिए एंथुजियास्टिक हो तो आप उसको बड़े दम से करते हो, बट किसी दिन आपको यार थोड़ा डाउन फील हो रहा है, थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, थोड़ी तबियत खराब है, तो उसको आप क्या बोलोगे, फीलिंग अंडर द वेदर। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें इसकी एल्गोरिथम में प्रमोट करने के लिए। चलिए, पहली न्यूज़, जीएस पेपर 2, डोंट वेट फॉर कंप्लेंट्स टू एक्ट अगेंस्ट हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट टेल्स पुलिस। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब बड़े दुखी होकर, जस्टिस केएम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय, दुखी होकर क्या बोलते हैं कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हमने धर्म को किस हद तक नीचे गिरवा दिया 21वीं शताब्दी में, किस हद तक घृणा का माहौल है देश के अंदर। और इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कहीं पे भी अगर हेट स्पीच का कोई भी इंस्टेंस देखने को मिलता है तो हम पुलिस को खुली आज़ादी दे रहे हैं कि पुलिस स्यू मोटो रजिस्टर कर सकता है केसेस को। मतलब कि कहीं हेट स्पीच हुई, मुस्लिम धर्म को उल्टा सीधा सुनाया गया या हिंदू धर्म को उल्टा सीधा सुनाया गया, तो उस केस में जो भी सुना रहा है, जो भी इस हेट स्पीच को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको सीधे अरेस्ट करो, उसको सीधे उसके खिलाफ केस बनाओ। आपको किसी कंप्लेन की जरूरत नहीं है इसके खिलाफ केस इनिशिएट करने के लिए। नॉर्मल कर क्या होता है, पुलिस किसी चोरी के अगेंस्ट क्यों एक्शन लेगी, जब चोरी रिपोर्ट की जाएगी पुलिस को। उसी प्रकार से हेट स्पीच की एक्शन कब लेगी पुलिस, जब वो हेट स्पीच का इवेंट रिपोर्ट किया जाएगा। तो रिपोर्टिंग के बिना स्यू मोटो रजिस्टर कर सकती है पुलिस यहाँ पे कंप्लेंट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ साहब और ऋषिकेश रॉय साहब ने बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर हेट स्पीच हुई और आपने स्यू मोटो एक्शन नहीं लिया तो जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले रहे उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। मतलब मान लो कि उत्तराखंड की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कोई एक हेट स्पीच हुई, उस हेट स्पीच में किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला गया और उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जा सकता है हरिद्वार के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि हरिद्वार के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना अपने जुरिडिक्शन में, और अगर कुछ गड़बड़ काम हुआ है तो एक्सपेक्ट किया जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कि वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले। ठीक है भाई। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करेगा, वो बचेगा, वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मार्क कर देगा। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसी एक इंस्पेक्टर को मार्क कर देगा। इंस्पेक्टर पहुंचेगा हेट स्पीच जहां पे हो रही होगी, जहां पे हेट स्पीच हो रही होगी वहां पॉलिटिकल कनेक्टेड लोग हैं, वो इंस्पेक्टर को डांट के भगा देंगे, चल भाग यहाँ से। तो समझ रहे हो ना, मतलब इस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे चीजें होती हैं। तो पुलिस को डायरेक्शन देना और पुलिस का ग्राउंड लेवल पे एक्शन लेना, इसमें काफी फर्क होता है। फिर आगे बात करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर होनी चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए उन लोगों के अगेंस्ट जो हेट स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हिंदू हेट स्पीच कर रहे हो, चाहे वो मुस्लिम हेट स्पीच कर रहे हो, चाहे किसी और धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। ज़्यादातर जो हेट स्पीच वो हिंदू और मुस्लिम धर्म की रिस्पेक्ट में ही आती है, बाकी धर्म थोड़ा साइड लाइन पे ही रहते हैं, सिख, जैन बुद्ध तो बिल्कुल ही सीधे हैं, कुछ बोलना ही नहीं भैया, बिल्कुल गाय की तरह साइड में बैठे हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल ज़्यादातर जो बवाल होते हैं वो हिंदू मुस्लिम झगड़ों में ही होते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओवरऑल हेट स्पीच के केसेस देखने को मिले हैं। बहुत सारे हिंदू फंडामेंटल लीडर्स ने हेट स्पीचेस की हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया है, मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट जेनोसाइड की बात की। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर गुस्सा है, रोष है, तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। ठीक है भाई, दिल्ली और हरिद्वार में इवेंट कंडक्ट कराए गए 2021 में, जहाँ पे ओपनली मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट स्पीच की बात हुई। तो कुल मिला के अगर कहीं हेट स्पीच होती है तो इसको बुक किया जा सकता है। अब बुक कौन कौन से सेक्शंस के अंदर किया जाएगा, तो एक है सेक्शन 153 है, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। एक सेक्शन 153 इम्प्यूटेशन एसर्शंस प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। एक है सेक्शन 505 पब्लिक मिसचीफ। एक है सेक्शन 295 डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स। तो इंडियन पिनल कोड के इन सेक्शंस के अंदर ओवरऑल प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जा सकता है। तो जजमेंट सुनाते हुए जस्टिस जोसेफ साहब ने बोला कि भाई ये सब क्या चल रहा है, हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हमने रिलीजन को क्या बना दिया है, हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं और धर्म के नाम पे एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत को एज अ सेक्युलर नेशन की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री की बात करता है, ये सब प्रीमियर में लिखा हुआ है। और यहाँ पे दो मेजर कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाती नजर आ रही है, तो ये नहीं चल पाएगा। कोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के रिस्पेक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सेफगार्ड करने के रिस्पेक्ट में, हम पुलिस को ये डायरेक्शन देते हैं कि पुलिस इमीडिएट यहाँ पे उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले जो कि हेट स्पीच में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर अगली न्यूज जीएस पेपर थी, लिंक्स टू टेररिज्म। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। 4 साल से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में है, 2018 से 2022। फाइनली अगर आप देखो तो फ्राइडे को पाकिस्तान को एक रिप्रीव मिला। जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग है FATF, उसने ये बोला कि भाई ठीक है, हम पाकिस्तान का नाम, ये जो ग्रे लिस्ट है जिसको आप इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग बोलते हैं, इससे हटा रहे हैं। अब इस बात को लेके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस एक्शन को सपोर्ट किया, यूनानिमसली यहाँ पे पाकिस्तान को हटाया गया। मतलब ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो बॉडी है, जिसमें आप कह लो ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 39, उसमें इंडिया भी एक है। इंडिया ने यहाँ पे पाकिस्तान को लिस्ट से हटाने के लिए अगेंस्ट वोट नहीं किया, इंडिया ने भी सपोर्ट किया। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने ये भी बोला है कि हम लगातार चेक करते रहेंगे कि पाकिस्तान के एक्शंस क्रेडिबल हो, वेरीफिएबल हो, इरिवर्सिबल हो और सस्टेनेबल हो। क्योंकि देखिए, इंडिया के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने साफ साफ बोला है कि हम पाकिस्तान पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। पहले भी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए रिप्रीव दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से अपने आप को टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये रिकरेंटली अपने आप को टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो पूरी तरीके से इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर यहां पे अगर आप देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बोला है कि पाकिस्तान ने 2 एक्शन प्लान, जिसमें 34 पॉइंट की टास्क लिस्ट दी थी, इसको पूरी तरीके से पूरा किया है सिंस 2018। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग, इन सब ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक्शन लिया है। पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी सबमिट किया है अपने एक्शंस का, ठीक है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में ओवरऑल पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया गया। बट इंडिया ने बोला है कि देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान का टेररिज्म को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने जब मुंबई में 26/11 अटैक किया, 166 लोगों की जाने गई, 294 लोग इंजर्ड हुए, और यहां जो लोग इंजर्ड हुए तो वो 24 अलग अलग नेशनैलिटीज थे। तो ये बेसिक अटैक इंडियंस के अगेंस्ट नहीं था, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अगेंस्ट था। इसलिए हम समय समय पे इस बात को इंश्योर कराएंगे FATF की मैकेनिज्म के थ्रू कि पाकिस्तान फिर से ओवरऑल टेररिज्म को प्रमोट ना करने दे। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे है। हालांकि अब पाकिस्तान ने एक्शंस यहाँ पे क्या क्या लिए हैं, तो भाई देखिए, बहुत सारे टेरर ग्रुप्स को और टेरर लीडर्स को, जैसे लश्कर तैयबा का हाफिज सईद, 26/11 का हैंडलर साजिद मीर और उसका जो कमांडर था ज़कीर रहमान लहवी, इसका कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन किया, नाम के लिए प्रोसिक्यूशन किया, इनको जेल में डाला है, कुछ एक्शंस लिए हैं यहाँ पे पाकिस्तान ने।
हालांकि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को जेल में नहीं डाल पाए। पाकिस्तान का ये बोलना है कि वो मिसिंग है। मिसिंग क्या है, पाकिस्तान की सरकार को तो पता ही है कि जैश ए मोहम्मद का ये सरगना मसूद अजहर कहाँ है, खुलेआम घूमता है, उनके साथ रोज का खाना पीना है उनका। हाँ, नाम के लिए दिखा दिया कि हम एक्शन ले रहे हैं। फिर इस वीक अगर आप देखो तो इंटरनेशनल कॉपरेशन रिव्यू ग्रुप की भी मीटिंग हुई, ठीक है ना, जिस मीटिंग में ओवरऑल ये बोला गया कि भाई ठीक है, बहुत सारे जो अलग अलग डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं इनकी प्रोसिक्यूशन के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक्ट किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए पिच कर रहे थे कि हाँ भाई चलो ठीक है, अभी के लिए इनको ग्रे लिस्ट से हटा दो। इंडिया ने ये बोला था कि क्रेडिबली डिमॉन्स्ट्रेट करे पाकिस्तान की हाँ भाई ये एक्शन ले रहे हैं। तो क्रेडिबल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पाकिस्तान ने यहां पे सबमिट किया। कुछ स्पेसिफिक एक्शंस नहीं, जैसे कि जो हैंडलर था साजिद मीर को पहले पाकिस्तान ने डेड डिक्लेयर किया था, बाद में साजिद मीर को यहां पे अरेस्ट किया गया मई 2022 में पाकिस्तान में। तो पहले डेड डिक्लेयर था, फिर अरेस्ट किया गया। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक्शन ले रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को यहाँ पे रिप्रीव मिली है। अब पाकिस्तान कब तक एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा टेररिज्म में, ये तो भाई देखो समय ही बताएगा। फिर अगर आप देखो तो म्यांमार को ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। 2021 में म्यांमार में कूप हुआ था, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि ये कूप खत्म हो, मिलिट्री लीडरशिप डेमोक्रेसी को ताकत दे, बट ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो पहले म्यांमार को रखा गया ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ की, अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। अब ब्लैक लिस्ट के बाद ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ना ही वर्ल्ड बैंक, ना ही एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसी का भी लोन म्यांमार को नहीं मिलेगा। फिर एक और बात है, एफएटीएफ के फाइनल स्टेटमेंट ने यह बोला है कि जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है वो गलत है और हम रशिया को एफएटीएफ की सारी कम्युनिटीज से ऑलरेडी ही सस्पेंड कर चुके हैं। ओके, इस पर्टिकुलर डिसीजन को यहां पर रेटिफाई किया गया। और मैं आपको बता दूं, इस बात के ऊपर भी बातचीत हुई कि रशिया को ब्लैकलिस्ट कर दो। हालांकि रशिया को ब्लैकलिस्ट करने का फाइनल डिसीजन यहां पे नहीं ले पाए। ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड में मतलब वो कंट्रीज जो कि एफएटीएफ में ब्लैकलिस्टेड है, ईरान ब्लैकलिस्टेड है, नॉर्थ कोरिया ब्लैकलिस्टेड है, अब म्यांमार भी ब्लैकलिस्टेड है। यहां पे कोशिश की जा रही है कि रशिया को भी ब्लैकलिस्ट किया जाए, लेकिन रशिया को अभी ब्लैकलिस्ट नहीं करवा पाए हैं एफएटीएफ में। चलिए अगली न्यूज, जीएस पेपर 3, बायोडाइवर्सिटी आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्स नाउ माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के चोलिस्तान डिजर्ट में 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखी गई हैं। अब जैसे ये 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखी गई, सबसे पहला डाउट ये आया कि हो सकता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के डिजर्ट नेशनल पार्क से इन बर्ड्स ने उड़ना शुरू किया, इंटरनेशनल बॉर्डर का नो मैंस लैंड क्रॉस किया और उसके बाद ये पहुंची पाकिस्तान के चोलिस्तान डिजर्ट में। तो अभी एक डर है इंडिया के अंदर कि चूंकि पाकिस्तान में पोचिंग और हंटिंग अभी भी अलाउड है, तो वहां के हंटर्स इन बर्ड्स को मार न दें। अगर आप देखो तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड है पाकिस्तान के अंदर भी, बट प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो नियम कानून है वो ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। आज भी वहां पे पोचिंग हंटिंग पीक पे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की अगर कुछ बात करें, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की, इसको इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड माना जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रोटेक्टेड है। एक 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है राजस्थान में। दुनिया में टोटल जितनी भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं उसका 95% इंडिया में पाई जाती है, जो कि 150, मतलब बहुत कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बची है। इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है। बेसिकली डेजर्ट नेशनल पार्क में इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की कैप्टिव ब्रीडिंग हो रही है। ये प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2019 में शुरू किया था, देहरादून वाला वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इस डेजर्ट नेशनल पार्क में 24 ग्रेट इंडियन बर्ड्स के जो बच्चे हैं, जो चिक्स हैं, छोटी छोटी सी जो चिड़ियाएं हैं, इनको टेक्निकली रियर किया जाता है और इसके लिए सपोर्ट आता है फ्रॉम द इंटरनेशनल फंड फॉर हौबारा कंजर्वेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब प्रॉब्लम यह है कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में और बॉर्डर के बहुत पास है, राजस्थान पाकिस्तान की सिंध और पंजाब प्रोविंसेस के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है, तो पूरे चांसेस है कि इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क से उड़ के ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाकिस्तान के चोलिस्तान डिजर्ट में पहुंच गई। अब सबसे खास बात यहां पे यह है कि इनका उड़ के जाना भी इतना आसान है नहीं। समझिए, पहले तो इनको उड़ के बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। तो टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन साहब, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर सच में डेजर्ट नेशनल पार्क से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उड़ के पाकिस्तान के चोलिस्तान डिजर्ट में गई हैं, तो पहले ये उड़ेंगी और सालखा, मोखला, रामगढ़ और तनौत नाम के इलाकों से ऊपर से उड़ेंगी। फिर ये ओवरऑल इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेंगी, फिर एक बहुत लंबा नो मैंस लैंड है उसको क्रॉस करेंगी
और फिर ये फाइनली चोलिस्तान के इलाके में पाकिस्तान में पहुंचेंगे। वहां पे 3 प्रोविंसेस हैं, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान। तो ये 3 जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं चोलिस्तान डिजर्ट के अंदर आते हैं, वहां पहुंचेंगे। तो इतना लंबा डिस्टेंस ये जो पर्टिकुलर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये उड़ के नहीं जा सकता। तो अगर वो सच में उड़ के गया है तो उसको बीच में कहीं स्टॉप लेना पड़ेगा, मतलब लगातार नहीं उड़ सकता इतना लंबा डिस्टेंस। तो ओवरऑल फ्लाइंग से जो इनकी एनर्जी लॉस्ट हुई है वो कहीं ना कहीं बीच में इनको रेस्ट लेना पड़ेगा। तो बीच में कहीं रेस्ट लेंगे तो वहां पर इनका शिकार वगैरह हो गया, मार दिया गया। तो अभी इस बात को लेकर थोड़ा डिस्प्यूट है कि सच में ये बर्ड्स उड़ के गई हैं या फिर एक्चुअली में ये पाकिस्तान में ही पाई गई है, पाकिस्तान की नेटिव। इस बात को थोड़ा लेके डाउट है। इंडिया का डाउट है कि इंडिया के डिजर्ट नेशनल पार्क से ये सारी की सारी बर्ड्स उड़ के पाकिस्तान के अंदर गई है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्यों है? देखिए, इंडिया के अंदर भी इनकी जान को खतरा रहता है। थार डिजर्ट के अंदर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से कहीं ना कहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का जो हैबिटाट है वो कम हो रहा है। फिर पावर लाइंस जो लगाई जा रही हैं उससे कभी कभी उड़ते हुए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स टकरा जाती हैं, उससे मर जाती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक वजह है जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो ओरिजिनल हैबिटाट है वो इफेक्ट हो रहा है। और एक वजह अगर सोची जाए कि भाई क्यों ये बर्ड्स डिजर्ट नेशनल पार्क से उड़ के पाकिस्तान की तरफ जाएंगी, तो देखिए, एक कोई भी स्पेशी, चाहे वो बर्ड हो, कोई जानवर हो, वो कभी भी अपना ओरिजिनल हैबिटाट तब छोड़ेगा जब वो थ्रेटन्ड फील करेगा। तो अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लगता है कि उसके आसपास ज़्यादा इलाका नहीं है, मूवमेंट के लिए स्पेस कम है, अपनी फैमिली को रेस करने के लिए स्पेस कम है, खाना के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो उस केस में ही उड़ के जाएगी। तो अभी के लिए इस प्रकार का डेंजर तो नहीं है, खाने पीने की इनफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है डिजर्ट नेशनल पार्क में। और इस पर्टिकुलर इलाके को सरकार बहुत ही, आप कह लो, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेवलप कर रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए रिसोर्स वगैरह रखे गए हैं, तो चांसेस कम है कि उड़ के गई हो। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि चूंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं पाई जाती है, तो चांसेस है इंडिया की तरफ से उड़ के गई होगी। अब एक्जैक्टली कहाँ से गई या पाकिस्तान में पाई गई, इस बात पर भी क्लैरिटी है नहीं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को वर्ल्ड लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेशीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS में जोड़ा गया था ड्यूरिंग द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ गांधीनगर इन 2020। तो गांधीनगर में जो 13वीं कॉन्फ्रेंस हुई ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जोड़ा गया। पाकिस्तान सिग्नेटरी था इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट बर्ड है राजस्थान की, इंडिया की क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पेशी है। ग्रासलैंड इकोलॉजी के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, गुजरात में ज्यादातर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, हालांकि इंडिया में बहुत छोटे नंबर से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ये बर्ड कांस्टेंट थ्रेट के अंदर है ड्यू टू कॉलिजन, इलेक्ट्रोल्यूक्यूशन विद पावर ट्रांसमिशन, हैबिटाट लॉस, अल्टरेशन ऑफ वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। देखिए क्या है, हैबिटाट अल्टरेशन हो रहा है जब आपके एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है अनप्लान्ड तरीके से, तो ऑब्वियस ही बात है बर्ड्स का तो हैबिटाट लॉस हो। प्रोटेक्शन स्टेटस देखिए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला गया। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा और फाना के अपेंडिक्स 1 में पाई जाती है। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेशीज के अपेंडिक्स वर्क्स में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में यहाँ पे पाई जाती है। फिर अगली न्यूज, GS पेपर 2 मीडिया कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से बोला है कि राज्य की सरकारें खुद का ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकती। समझिए बात को, केंद्र की सरकार अगर कोई प्लान या न्यूज़ कह लीजिए या ओवरऑल मान लीजिए अपना कोई डॉक्यूमेंट्री है वो लोगों तक पहुंचाना चाहे, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचाएगा? तो दूरदर्शन किसके अंदर आता है? प्रसार भारती के अंदर। तो आप कह सकते हो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है गवर्नमेंट का कौन? प्रसार भारती। लेकिन एक बात और बता दूं, प्रसार भारती एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रसार भारती को चलाने के लिए प्रॉपर एक रेगुलेटरी सेटअप है। कल की डेट में केंद्र की सरकार खड़े होकर बोले कि प्रसार भारती में ये चला दो, ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर फाइल बनेगी, उस फाइल पे प्रसार भारती की जितने भी टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे इसका सोसाइटी ऑक्टम क्या, और उस बेसिस पे प्रसार भारती पे प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो पे और दूरदर्शन पे भले बीजेपी की सरकार हो, जरूरी नहीं कि बीजेपी के गुण गाए जाते हो, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है दूरदर्शन, उसके प्रसार भारती के अंदर आता है ऑल इंडिया रेडियो, ये प्रॉपर नियम कानून, एक प्रॉपर रेगुलेटरी स्टैट्यूट के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, केंद्र की सरकार का ये बोलना है कि भाई केंद्र की सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट,
बहुत सारी राज्य की सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी खुद की ब्रॉडकास्टिंग एक्टिविटीज चला रही हैं। ये खुद की ब्रॉडकास्टिंग एक्टिविटी वो नहीं चला रही हैं, अगर उनको सच में कुछ ब्रॉडकास्ट करवाना है तो वो प्रसार भारती के थ्रू ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं। समझ गए? तो अब केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, यूनियन टेरिटरी की सरकार को या इनके किसी भी डिपार्टमेंट को अगर किसी भी प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग करवानी है तो उसके लिए प्रसार भारती से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। और इन गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और यूनियन टेरिटरी की सरकार के बिहाफ पे अगर प्रसार भारती के अलावा कोई और ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है तो 31 दिसंबर 2023 तक डेडलाइन सेट की गई। उसके बाद आप इन सरकारी के बिहाफ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते। ये एडवाइजरी साफ साफ इशू की है केंद्र की सरकार की इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। और इस एडवाइजरी को कुछ सोची समझी रिकमेंडेशंस के आधार पर लिया गया। देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने रिकमेंडेशन दी थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल केस में, और लॉ मिनिस्ट्री का लीगल ओपिनियन, इन तीनों के हिसाब से ही ये ओवरऑल फाइनल डिसीजन लिया गया। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, तमिलनाडु में चलता है काल्वी टीवी, अरासू केबल, आंध्र प्रदेश में चलता है आईपीटीवी। अब ओवरऑल ये जो टीवीज हैं ये सरकार एफिलिएटेड है, एक सरकार चला रही है। अब सरकार में तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट होगी ना, तो इन पर्टिकुलर न्यूज चैनल्स के थ्रू ओवरऑल सरकारी स्कीम को बायस तरीके से दिखाया जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपना एजेंडा इन न्यूज चैनल्स के थ्रू ब्रॉडकास्ट करवाएगी। ये चीज सही नहीं है। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का यह बोलना है कि केंद्र की जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है यही नोडल एजेंसी है ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड। अगर लेजिस्लेशन करना हो टेलीग्राफ और पोस्ट पे, टेलीफोन पे, वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग पे, अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, तो इसकी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज लाइसेंस ग्रांट करने की या फिर ब्रॉडकास्टिंग अलाउ करने की वो केंद्र की सरकार के पास है। मतलब ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज केंद्र की सरकार के पास है। तो राज्य की सरकारों, देखिए अब तक क्या था, राज्य की सरकारें ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी, ठीक है ना, लेकिन अब केंद्र की सरकार ने बोला है कि राज्य की सरकारें अपने हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकती। 2012 में ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, इनकी कंपनियों को, इनके अंडरटेकिंग्स, जॉइंट वेंचर्स अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर, जितनी भी एंटिटीज जिनको सरकार फंडिंग देती है, इनके रिस्पेक्ट में साफ साफ बोला था। और सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन भी आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल केस में भी बोला था कि भैया केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार या इनसे एफिलिएटेड जो एंटिटीज हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से ब्रॉडकास्टिंग ना करें तो बेटर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ बोला था कि भैया सरकार के कंट्रोल के अंदर सीधे सीधे ब्रॉडकास्टिंग सही नहीं। ये केवल केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार और यूनियन टेरिटरी सरकार सबके लिए बोला गया है। मतलब अभी के लिए हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे ट्राई रिकमेंडेशन दे रहा है और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री केंद्र की सरकार डिसीजन ले रही है, तो हो सकता है राज्य की सरकारों को लगे कि केंद्र की सरकार उनके पर काटना चाहती है। बट समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था वो सिर्फ राज्य की सरकार पे एप्लीकेबल नहीं है, वो केंद्र की सरकार पे भी एप्लीकेबल है। मतलब कि कोई भी सरकार अपने आप को डायरेक्टली ब्रॉडकास्टिंग में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। समझ गए? आपको पहले एक प्रॉपरली रेगुलेटेड कॉरपोरेशन बनाना पड़ेगा। उस कॉरपोरेशन के नियम कानून के हिसाब से ही कोई ब्रॉडकास्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार अपनी सरकार से रिलेटेड पॉलिसीज को लोगों को बता नहीं सकती, बता सकती है, लेकिन बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के हिसाब से पहले जो भी आपको ब्रॉडकास्ट कराना है आप उसको रेफर करो ब्रॉडकास्टर को, जो कि एक कॉरपोरेशन होगा जो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड होगा। उस कॉरपोरेशन के जो आप कह लो आला अफसर हैं वो उस कंटेंट को परयूज करेंगे और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि उसको ब्रॉडकास्ट करना है या नहीं करना है। समझ गए? अब केंद्र की सरकार के लेवल पे प्रसार भारती नाम का एक ब्रॉडकास्टर है, बट राज्य की सरकारों के लेवल पे ऐसा कोई ब्रॉडकास्टर नहीं है। तो केंद्र की सरकार ने बोला है कि गोइंग बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ ट्राई, बाय सरकारिया कमीशन, बाय सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट्स इन बंगाल एसोसिएशन, और मतलब इन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल केस, इन सब की रिकमेंडेशन के हिसाब से हम राज्य की सरकार को सीधा निर्देश देते हैं कि अगर उनको अपना कोई भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करवाना है तो वो कॉन्टैक्ट करें प्रसार भारती को। सीधे सीधे वो किसी प्राइवेट चैनल के थ्रू या कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार अपने ओन चैनल के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग नहीं करा सकती, क्योंकि अपने ओन चैनल के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग होगी तो फिर उसमें पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज को ही प्रोपोगेट किया जाएगा। ठीक है भाई? तो यहां पे एक नोडल बॉडी होगी है प्रसार भारती। अगर राज्य की सरकार को ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो वो प्रसार भारती से करेंगे, केंद्र की सरकार को ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है तो प्रसार भारती से होती है। समझ गए? ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं।
तो केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, यूनियन टेरिटरीज की सरकार को प्रसार भारती के पास जाना पड़ेगा, चाहे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, चाहे ओवरऑल सोशल पर्पसेस के लिए, किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए अगर किसी भी सरकार को ब्रॉडकास्टिंग करवानी है, इट विल बी थ्रू प्रसार भारती। ये यहाँ पे बोला गया। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, तो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, वो अपने कम्युनिटी रेडियो चला सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कम्युनिटी रेडियो बंद हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, ब्रॉडकास्टिंग में केवल टीवी चैनल नहीं आते, रेडियो भी आता है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर पॉलिसी को सिर्फ इसलिए आया गया है कि कोई पर्टिकुलर राज्य की सरकार अपना पॉलिसी प्रमोट करने के लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी राज्य में अपनी वाहवाही के लिए किसी ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल ना करे। लेकिन अगर कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई कृषि विज्ञान केंद्र है, मान लो खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई नॉलेज दे रहा है, तो उसके लिए उसने कम्युनिटी रेडियो बना लिया। मतलब मध्य प्रदेश के एक गांव सिकरिया में आसपास के गांवों के लिए एक छोटा सा कम्युनिटी रेडियो शुरू कर दिया गया। तो आसपास में कब पानी बरसने वाला है, कब सीड की अवेलेबिलिटी है, कितने दाम पे सरकार सीड प्रोवाइड कर रही है, कब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने से ओवरऑल मनरेगा का पैसा आ जाएगा, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए छोटे लेवल पे कम्युनिटी रेडियो बन सकते हैं। उसके लिए प्रसार भारती के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर सीधे सीधे राज्य की सरकार को, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी कोई पॉलिसी प्रोपोगेट करनी है, ब्रॉडकास्ट करनी है, तब तो भाई परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, या फिर बात करनी पड़ेगी किससे, प्रसार भारती। फिर अगला जीएस पेपर 2 मीडिया कम्युनिकेशन, पैडी पैलेट स्कीम डज नॉट कंसीडर प्रोडक्शन कॉस्ट सेज एंटरप्रेन्योर। देखिए, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक स्कीम अनाउंस की टू इंसेंटिवाइज एंटरप्रेन्योर्स टू मैन्युफैक्चर पैलेट्स फ्रॉम पैडी स्टबल। क्या है ये, जो पैडी के डंठल होते हैं, इनको इस्तेमाल करके आप पैलेट बनाओ और उसके लिए हम आपको पैसा देंगे। इस प्रकार की एक स्कीम यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज की थी। मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में आपसे बात की थी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टबल बर्निंग ना हो, इन स्टबल्स डंठलों को, चावल के डंठलों को इकट्ठा करके इनको पैलेट प्लांट में या फिर टॉरीफैक्शन प्लांट में इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये यूजेबल फ्यूल में बदले जा सके, यूजेबल बायोमास में बदले जा सके। ये जो पैलेट्स होते हैं ये एग्रीकल्चर बायोमास से बनाए जाते हैं, ग्राउंडनट शेल से, कोकोनट हस्क से, मस्टर्ड से, कॉफी शेल से, शुगर केन से, सॉडस्ट से, पाइन नीडल से और चावल के डंठलों से। और ये पैलेट अलग अलग प्रकार के बनते हैं। बड़े पैलेट्स होते हैं, एलिफेंट्स फुट साइज्ड ब्रिक्स बना सकते हैं, स्मॉल सिलिंड्रिकल पैलेट्स बना सकते हैं। ये पैलेट अलग अलग शेप साइज के होते हैं ओवरऑल एंड यूज के हिसाब से। अभी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में या इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को अगर कोई कैलोरीफिक वैल्यू का बायोमास फ्यूल इस्तेमाल करना है पैलेट, तो वो बताएगा कि भाई मुझे इस साइज का पैलेट चाहिए, तो जो भी पैलेट बनाने वाला प्लांट है वो उस साइज का पैलेट बनवाएगा। तो ये पैलेट इंडस्ट्री भी अपने आप में बड़ी है। अलग अलग प्लांट्स में डिसाइड होता है कि भाई किस साइज का, किस वजन का पैलेट बनाना है। अभी जो प्रॉपरली मेड पैलेट्स हैं वो अच्छी खासी हीट प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली वो कोल जितना इमिशन पैदा करेगा उससे 50% कम पर्टिकुलेट मैटर इमिशन पैदा करते हैं ये पैलेट्स। और कोल जितनी ऐश पैदा करेगा उससे बहुत ही कम ऐश पैदा करते हैं ये, ऐश मतलब राख पैदा करते हैं ये पैलेट्स। और बेसिकली किसान ओवरऑल अपने डंठलों को बेच के बिना उनको जलाए, तो किसान पहली बात तो जलाएंगे नहीं डंठलों को, तो पॉल्यूशन कम होगा। दूसरी बात, उन पैलेट्स को जाके किसी पैलेट प्लांट को बेच देंगे तो थोड़ी किसान की कमाई हो जाएगी। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी, एनवायरमेंट भी बचा लिया, किसानों ने भी थोड़ा कमा लिया, ओवरऑल पैलेट मेकिंग प्लांट्स की भी ओवरऑल चल पड़ी, उनको रॉ मटेरियल मिल गया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एस्टिमेट किया था कि 27 करोड़ टन 270 मिलियन टन्स ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल है। इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 28,000 मेगावाट, 28 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। लगभग 800 किलो पैलेट 1 टन कोल को रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे बोला गया। हमारे देश के अंदर 2021-22 के फिगर के हिसाब से थर्मल पावर प्लांट्स का टोटल कंजम्पशन कोल का है 818 मिलियन टन। तो ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर्स का क्या बोलना है कि अगर 1 टन एक पैलेट बनाना हो 1 घंटे में, मतलब 1 टन पैलेट बनाना हो 1 घंटे में, उसके लिए अगर आप एक प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हो जिसमें एक मशीन लगी हो, तो इसके लिए खर्चा आता है 1 से 1.5 करोड़ का। मतलब एंटरप्रेन्योर्स का बोलना है कि प्रति घंटे में अगर 1 टन पैलेट बनाना हो एक मशीन से और इसके लिए प्लांट स्टैब्लिश किया जाए तो खर्चा है 1 से 1.5 करोड़ का। और सरकार कितना, आप कह लो यहाँ पे इंसेंटिव दे रही है 35 लाख का। समझ गए? जो टोटल इंसेंटिव मिलेगा अगर बड़ी कैपेसिटी का प्लांट है तो 70 लाख का मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ एक मशीन लगा रहे हो जो कि 1 घंटे में 1 टन पैलेट बना रही है, तो 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा है।
और उसके लिए ओवरऑल आप कह सकते हो कि 35 लाख रुपए का इंसेंटिव मिल जाएगा। आपने 2-3 मशीनें लगा दी तो हो सकता है 70 लाख तक का इंसेंटिव मिल जाए। एंटरप्रेन्योर्स का बोलना है ये इनफ नहीं है। जब खर्चा 1 से 1.5 करोड़ का है तो 35 लाख से कैसे काम चलेगा? सरकार से जब सवाल पूछा गया तो सरकार ने बोला कि यार पागल समझ रखा है क्या? तुमको फ्री फंड में बना के पूरा प्लांट तो ना दे देंगे, हम तो तुमको ओवरऑल एक हेल्प दे रहे हैं। समझ गए? सरकार का बोलना है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हर चीज पूरी तरीके से फ्री में नहीं बांट सकती। वी कैन नॉट एंटायरली सब्सिडाइज एवरी प्लांट, वी आर हेयर टू असिस्ट यू। और गवर्नमेंट की बात भी सही है। अगर 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा है और उसमें सरकार की तरफ से ही 35 लाख रुपए मिल जाते हैं तो क्या बुरा है भाई? 35 लाख की हेल्प बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो एंटरप्रेन्योर्स चाहते हैं कि पूरी 100% हेल्प सरकार से मिल जाए। सरकार में जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीनियर ऑफिशियल है वो बोल रहा है कि भाई देखो, हम एंटायरली सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं तुम्हारी स्कीम को, हम तुमको थोड़ा बेनिफिट दे रहे हैं ताकि तुम्हारे लिए स्कीम को टेकअप करना आसान हो। एंटरप्रेन्योर तो तुम ही हो ना। पैलेट खरीद के जब बेचोगे तो पैसा तो तुम ही कमाओगे ना। तो तुम भी तो पैसा कमा रहे हो ग्राउंड लेवल पे, तुम्हारा पैसा तो ना ले रहे हैं, हम तो तुमको सब्सिडाइज कर रहे हैं क्योंकि ये स्कीम एनवायरमेंट फ्रेंडली है। टोटल जो पैसा एलोकेट किया गया स्कीम को 50 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, जिसमें से 40 करोड़ पैलेट बनाने के प्लांट्स को हैं, 10 करोड़ टॉरिफिकेशन प्लांट्स के हैं। अब पैलेट और टॉरिफिकेशन में क्या फर्क है? तो पैलेट जब बन जाएगा तो उस पैलेट को फर्दर एक रिएक्टर में ट्रीट किया जाएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन के बिना, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि टॉरिफिकेशन प्लांट इज 1 स्टेप अहेड ऑफ पैलेट। समझ गए? और टॉरिफिकेशन प्लांट के लिए 70 लाख का इंसेंटिव है, मैक्सिमम पर प्रोजेक्ट 1.4 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा सकता है। तो ये बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। अब कुछ एंटरप्रेन्योर्स की कुछ अलग ही डिमांड है। मेरठ बेस्ड एक अजय मित्तल है, ये एक पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं। इनका ये बोलना है कि भाई ये स्कीम केवल आपने चावल के डंठलों के लिए शुरू की। अरे भाई, मैं भी तो पैलेट प्लांट बनाता हूँ, और मैं पैलेट प्लांट बनाता हूँ दूसरी चीज़ों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर केन बायोमास से पैलेट बनाता हूँ, मैं मस्टर्ड रेसिड्यू से पैलेट बनाता हूँ। तो इन सब चीज़ों से जो पैलेट बन रहे हैं उनके लिए भी तो आप थोड़ा बहुत इंसेंटिव दो। सरकार ने सिर्फ उन पैलेट मेकिंग प्लांट्स को इंसेंटिव दिया है जो कि चावल के डंठलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइस स्टॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि स्टबल बर्निंग ना हो। तो केवल स्टबल इस्तेमाल करने वाले, इनपुट इस्तेमाल करने वाले लोगों को आप यहाँ पे इंसेंटिव दे रहे हो। जो भी पैलेट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है सबको इंसेंटिव दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शुगर केन बायोमास या मस्टर्ड रेजिड्यू जला दिया गया वो भी तो पॉल्यूशन कॉज करेगा। तो ये कुछ इश्यूज आप कह लो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से निकल के आ रहे हैं। हर साल पंजाब हरियाणा में 27 मिलियन टन पैडी स्ट्रॉ इकट्ठा होता है, जिसमें से आप कह लो 9 मिलियन टन जला दिया जाता है। उसके चलते दिल्ली में एक बड़ी एयर पोल्यूशन क्राइसिस हो जाती है खड़ी। दिल्ली में स्मॉग दिखने लगता है, बट ऐसा नहीं है उसके अलावा कहीं पे पहुंच नहीं रहा है। धुआं हर जगह पहुंच रहा है और पोल्यूशन कॉज कर रहा है। इस साल पंजाब में अकेले 20 अक्टूबर तक 2721 इंस्टेंसेस स्टबल बर्निंग की रिपोर्ट हुए। पिछले साल 3730 हुए थे। 2020 में तो हद हो गई थी, 9399 इंसिडेंट स्टबल बर्निंग के देखने को मिले थे। ये डाटा किसने प्रोवाइड किया है? कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्री इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस लेबोरेटरी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2-3 इंटरनेशनल न्यूज कंजर्वेशन, फ्रॉम रेन्यूएबल टू इलेक्ट्रिक कार्स, बीजिंग मेक्स पुश फॉर ग्लोबल ग्रीन डोमिनेंस। देखिए क्या है, अभी चाइना की ऑनगोइंग कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस चल रही है, वहां पे एनर्जी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही। बीजिंग एक ग्लोबल एम्बिशन रखता है एमर्जिंग रेन्यूएबल इंडस्ट्रीज को में अपने आप को लीडर बनाने के लिए। अभी रिसेंट क्या हुआ, जो वाइस मिनिस्टर है एनवायरमेंट के जाई चिंग, इन्होंने 21 अक्टूबर 2022 को रिपोर्टर्स को बताया कि इस समय पे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है रेन्यूएबल एनर्जी का और न्यू एनर्जी व्हीकल्स का। मतलब ई व्हीकल्स में भी चाइना दुनिया में सबसे आगे है। अभी संडे को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने चाइना के अगले 5 सालों के प्रोग्राम को पॉइंट आउट किया, किस प्रकार से एनर्जी रेवोल्यूशन को बढ़ाएंगे। जी जिनपिंग ने बोला कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2060 तक, हमारे एमिशंस पीक करेंगे 2030 तक, हम वेल फेज्ड मैनर में अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर एक बेटर कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे, फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले साल भी आपने सुना होगा कि बड़ी कोल शॉर्टेज चाइना में आ गई थी। क्यों आई थी? क्योंकि चाइना भी अपने रेन्यूएबल एनर्जी को बहुत तेजी से इंस्टॉल कर रहा है। इस समय पे दुनिया में सबसे ज्यादा विंड, सोलर, वाटर और बायोमास कैपेसिटी चाइना के पास है। कितनी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से है ये मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। चलो, आपसे एक सवाल है,
थोड़ा सा रिसर्च करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा चाइना के अंदर टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी है, और जितनी भी है उसका ब्रेकअप क्या है, कोल से कितनी है, हाइड्रो से कितनी है, रिन्यूएबल एनर्जी से कितनी है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यही फिगर इंडिया के लिए भी लिखिए, ठीक है। तो इससे एक आपका रिवीजन हो जाएगा, और एक बार लिखोगे तो आपको थोड़ा दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। अब मिस्टर जो जाई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट चाइना के, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 2005 में जो अमाउंट ऑफ कोल हम इस्तेमाल करते थे एनर्जी कंजम्पशन में, वो 72.4% था। मतलब 2005 में जितनी ओवरऑल एनर्जी प्रोड्यूस होती थी 72.4% कोल से होती थी। पिछले साल 2021 तक ये नंबर आ गया 56% पे। और नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी लेवल कहाँ पे आ गया, 16.6% पे। मतलब चाइना अपना कोल डोमिनेंस को धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी साइजेबल अमाउंट में चाइना में कोल का इस्तेमाल हो रहा है। फिर चाइना के इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट की बात की गई। चाइना का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा है। ग्रीन एम्बिशंस में ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल के दम पे चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है। चाइना के अंदर 5 टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ब्रांड है, 5 टॉप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ब्रांड है, जिसमें से 4 तो चाइनीज है, एक फॉरेन है। जो एक फॉरेन है वो है टेस्ला। मतलब चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में 5 ई व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट हो रही हैं, जिसमें 4 तो खुद चाइना की हैं, एक बाहर की है, वो है टेस्ला। और इन 5 ही कंपनीज का ये टारगेट है कि चाइना के मार्केट को पूरी तरीके से इवॉल्व और एक्सपेंड करने के बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के फिगर के हिसाब से चाइना के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कार सेल्स है वो पिछले साल थी 3.3 मिलियन, 33 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बिकी हैं चाइना के अंदर पिछले साल, जो कि आप कह सकते हो पूरी दुनिया का आधा है। समझ गए। जो मीडियन प्राइस है इलेक्ट्रिक कार की चाइना में, वो कन्वेंशनल कार से केवल 10% ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो एक कार अगर 10 लाख की मिल रही चाइना में पेट्रोल वर्जन, तो उसकी इलेक्ट्रिक वर्जन सिर्फ 11 लाख का मिल रहा है। और यही चीज़ इंडिया और यूएस वगैरह में चले जाओगे तो कन्वेंशनल कार अगर 10 लाख की है तो ई व्हीकल वाली कार, उसका इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएगा 14 लाख 15 लाख का। तो चाइना के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि कन्वेंशनल दाम के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के दाम है वो केवल 10% ज़्यादा है, जबकि यूएस यूरोप में चले जाओ, इंडिया में आ जाओ तो ये दाम 40 से 50% ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो डिटेल में मैंने आपको करंट अफेयर समझा दिए। थोड़ी बड़ी हो गई वीडियो, टॉपिक्स को थोड़ा डीप में समझाना था इसलिए समय लग गया। अब आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। पहला आर्टिकल, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। रिसेंटली ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक ऑपरेशन चलाया मेघ चक्र, और इस ऑपरेशन में बहुत सारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पे छापे मारे गए। तो अब इस मेघ चक्र ऑपरेशन के अंदर सर्चेस कंडक्ट की गई अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल तो नहीं फैल रहा। और ये इन्फो कहाँ से आई थी, तो भैया इंटरपोल की सिंगापुर स्पेशल यूनिट से इन्फो आई थी। उनको इन्फो कहाँ से आई थी, तो उनको न्यूजीलैंड से इन्फो आई थी। नवंबर 2021 में भी इसी प्रकार का एक ऑपरेशन कार्बन लॉन्च किया गया था सीबीआई के द्वारा, और आईटी एक्ट 2000 के अंदर बहुत सारे लोगों को बुक किया गया था। इंडिया के अंदर अगर आप एडल्ट पोर्नोग्राफी देखते हो तो वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हालांकि बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट्स ब्लॉक्ड हैं, बट पोर्नोग्राफी देना इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है अगर आप एडल्ट पोर्नोग्राफी देख रहे हो घर के अंदर ओवरऑल बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ प्रॉपर ऑफेंस पनिशेबल अंडर द आईटी एक्ट। हाँ, ये अलग बात है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल हो गया, आप घर में ब्रॉडबैंड लगवाते हो, वो जैसे मानो मेरे यहाँ पे टाटा का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो टाटा क्या है, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आपके फ़ोन में अगर आप वोडाफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब आप इंटरनेट पे जाके अगर कोई पॉर्न वेबसाइट खोलते हो तो किसके थ्रू खोल रहे हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इन आईएसपीज के ऊपर कि ये पॉर्न वेबसाइट्स के प्रति एक्सेस ब्लॉक करें, और बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने एक्सेस ब्लॉक कर रखा है। मान लो कोई एक पॉर्न वेबसाइट है abcd.com, ठीक है, www.abcd.com। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, अपने सर्वर के ऊपर इस www.abcd.com को ब्लॉक कर देगा। लेकिन ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये जो पॉर्न सर्वर्स होते हैं, ये अपने आप में अलग शाणे होते हैं। ये क्या करते हैं, ओवरनाइट अपनी वेबसाइट को, अपने पॉर्न प्लेटफॉर्म को एक अल्टरनेटिव डोमेन पे कर देंगे। वो क्या बना देंगे, www.abcd1.com या abcd2.com या abcd3.com। अब जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वो रोज थोड़ी ना आईएसपी बैन करते बैठेगा,
समझ गए हो ना बात को? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी एक समय के बाद परेशान हो गए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी डाटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के आप कह लो सर्वर से नहीं ओरिजिनेट हो रहा, तो आईएसपी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो कोई भी पॉर्न वेबसाइट जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी होस्ट हो रही है, अगर वो इंटरनेट सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा है और अपने फोन पे एयरटेल के नेटवर्क के थ्रू देख रहा है, तो आप एयरटेल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते अनटिल अनलेस आप ये प्रूव कर सको कि एयरटेल ने उस पर्टिकुलर मटेरियल को अपलोड किया। और एयरटेल जैसा ऑर्गेनाइजेशन क्यों करेगा? आप पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा? तो मतलब इस प्रकार की जो पॉर्न चीजें सर्कुलेट करती है मार्केट में, वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के थ्रू सर्कुलेट करती है, और इनको रोकने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जरूरत है। अब इंडिया में उस लेवल की मॉनिटरिंग है नहीं, इसलिए हम फॉरेन एजेंसीज पे डिपेंडेंट है ओवरऑल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के बारे में पता करने के लिए। अब इस कंटेक्स्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का। ये एक प्रोग्राम ऑपरेट करता है जिसका नाम है साइबर टिपलाइन, ठीक है ना। ये साइबर टिपलाइन नाम का जो प्रोग्राम है, ये पब्लिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स के रिस्पेक्ट में ओवरऑल ये रिपोर्ट करेगा कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की चीजें कहां पे दिखाई जा रही है, और पूरी दुनिया के लिए रिपोर्टिंग करता है। यूएस के लिए तो ये करता ही है, ओके। और ये जो एनसीएमईसी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास ये पावर है कि ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये आदेश दे सकता है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट के एक्सेस को ब्लॉक करो। ओवरऑल ये पर्टिकुलर कंटेंट कहां से ओरिजिनेट किया, इसकी रिपोर्ट हमको दो। समझ गए? 2021 में जो साइबर टिपलाइन प्रोग्राम था, इसको 29.3 मिलियन रिपोर्ट्स मिली। मतलब यूएस के सर्वर्स पे होस्टेड चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 29.3 मिलियन केसेस मिले, 2,93,00,000 केसेस मिले ओवरऑल यूएस के अंदर। तो आप कह सकते हो कि यूएस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है एनसीएमईसी। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेट वॉच फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूके की इंटरनेट इंडस्ट्री ने इसको स्टैब्लिश किया है एक सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट के लिए, और इसका भी पर्टिकुलर फोकस है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि यूके के अंदर होस्टेड है और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को प्रोलिफरेट कर रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव एक्शन लेगा और उसको बंद कराएगा। IWF क्रिमिनल कंटेंट को भी सर्च करता है, एक्सटर्नल सोर्सेज को भी खंगालता है, इंटरनल सोर्सेज को भी खंगालता है, खुद की इंटेल के आधार पर भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है, और फिर इसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो ऑनलाइन कंटेंट है इसको हटाया जाता है। फिर अगर आप देखो तो एक और ऑर्गेनाइजेशन है इन होप नाम का। ये इन होप नाम का एक ग्लोबल नेटवर्क है 50 हॉटलाइंस का, जिसमें 46 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये सारी मेंबर कंट्रीज आपस में एक दूसरे को रिपोर्ट करती हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कहाँ पे होस्ट कर रहा है। फिर ऐसे बहुत से और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर से, जैसे ICCAM हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज वीडियो हैशटैगिंग फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये जो ICCAM है, ये एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको होस्ट करता है इंटरपोल। तो इस ICCAM इंटरपोल के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं अलग अलग कंट्री की, वो इंटर कंट्री होस्ट मतलब एक्सचेंज होती हैं, जिससे एक कंट्री को पता चलता रहे कि दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, ठीक है ना। 2021 में जो एक्सचेंज्ड URLs थे वो थे 9,28,278, जिसमें 4,43,705 इलीगल कंटेंट था। तो ये जो इंटरपोल के अंदर ICCAM नाम का IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि लगातार आइडेंटिफाई करता रहता है कि कौन से URL के ऊपर इलीगल कंटेंट है और कितने % इलीगल कंटेंट को हटाया गया। आप कह सकते हो एक प्रकार का इंटरनेशनल मैकेनिज्म है जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को काउंटर कर रहा है, और ये इंडिया की काफी मदद कर सकता है चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब इंडिया के लिए क्या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को प्रोलिफरेट करना क्राइम है? बिल्कुल क्राइम है। लेकिन क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आपके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के श्रेया सिंघल केस 2015 ने सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ द IT एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, और ये बोला कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब उनको कोर्ट का ऑर्डर आएगा या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अंडर आएगा, तभी वो उस पर्टिकुलर कंटेंट को वहां से हटाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड मटेरियल ओवरऑल कोई भी वेबसाइट नहीं हटा सकती अपने से, वो तो हटाना ही हटाना है। अगर एडल्ट पोर्नोग्राफी से रिलेटेड भी ओवरऑल कोई रेफरेंस आता है हटाने का, तो कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है आप देखो तो ओवरऑल MMS बन जाते हैं, ठीक है ना। 2 यंग इंडिविजुअल्स ने आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए और उनकी वीडियो बन गई, वो वीडियो वायरल हो गई,
अब वो एक एडल्ट वीडियो है, ठीक ना, दैट इज नॉट अ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो टेक्निकली देखा जाए तो वो इलीगल है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं किसी एक की इज्जत दांव पे आ गई, तो उस केस में कोर्ट का ऑर्डर निकलता है, सरकार का ऑर्डर निकलता है, पुलिस में कंप्लेन करिए, तुरंत पुलिस यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भेजेगी और ओवरऑल उस कंटेंट को ऑनलाइन हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार के कंटेंट के लिए भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया था। अब क्या है, सरकार के लिए बड़ा आसान होगा, इसलिए कोर्ट यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मतलब बचाने के लिए आ रही है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से कंटेंट को मैनुअल चेक करेंगे? आप यूट्यूब के सोचो, यूट्यूब में मैं जो कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ या आप जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब में हर मिनट हजारों घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। क्या यूट्यूब के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं या स्टाफ बैठा है, उनके पास ये मैनुअल कैपेबिलिटी है कि हर वीडियो को वो खुद से देख पाएं कि कौन सी डिस्टर्बिंग है, कौन सी नहीं है? नहीं है। तो फिर YouTube जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, YouTube तो खैर पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्या आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो जो कंटेंट उसके यहाँ पे अपलोड किया है उसके लिए? वैसे तो YouTube थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी एयरटेल हो जाएगी। मान लो YouTube पे कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपलोडेड है, लेकिन YouTube आप देख रहे हो अपने फोन पे और आपका मोबाइल नेटवर्क एयरटेल है, तो एयरटेल रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, YouTube फिर भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, इंडिया के अंदर थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब ये नहीं करे जाएंगे, प्रोसिक्यूट नहीं करे जाएंगे। रीजन बीइंग कि वो बस होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आएगी जो कंटेंट को होस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हो गया आपका यूट्यूब, बहुत सारे डेली मोशन, बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट्स है, तो उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अब यूट्यूब तो एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगा, तो आप किसी को लेटर लिख सकते हो। लेकिन ये जो पॉर्न वेबसाइट्स है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है हमें क्या पता है? ये तो कहीं डाउन डार्क वेब से चल रही हैं, तो उसको प्रोसिक्यूट करने का आपके पास कुछ है नहीं, तो आप किसकी गर्दन पकड़ोगे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की गर्दन नहीं पकड़ सकते। इसके लिए सरकार के पास क्या तरीका है? तो जिस प्रकार से चाइना ने लाखों लोगों को संभाल रखा है अपने डिजिटल आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उसी प्रकार से इंडिया के अंदर भी बड़ी रिक्रूटमेंट की जाए और ओवरऑल इस प्रकार के कंटेंट को ऑनलाइन प्रोलिफरेट करने से रोका जाए। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी और कुछ तरीके दे रखे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन इस प्रकार के डिजिटल क्राइम को फैलने से रोक सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया था सितंबर 2018 में, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप, गैंग रेप जैसी ऑनलाइन कंप्लेंट्स की जा सकती हैं। इस प्रकार के आप कह लो मॉनिटरिंग नेटवर्क्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। फिर हैदराबाद से एक बेस्ड एनजीओ था प्रज्वला नाम का, इस पर्टिकुलर प्रज्वला एनजीओ ने यहाँ पे पिटीशन डाली थी, जिस पिटीशन के आधार पर यह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया था। इस प्रकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को हमें और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और हर प्रकार के साइबर क्राइम्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए, चाहे वो साइबर चोरी हो, चाहे वो साइबर स्टॉपिंग हो, चाहे वो साइबर फोटोग्राफी हो, चाहे वो साइबर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है इस प्रकार के रिपोर्टिंग पोर्टल्स को। इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूएस की एनसीएमईसी के साथ। एनसीएमईसी के बारे में मैंने अभी शुरू में ही बताया इस वीडियो में। अप्रैल 2019 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, और इस एग्रीमेंट के तहत एनसीएमईसी के अंदर जो साइबर टिपलाइन रिपोर्ट्स है ना, ये साइबर टिपलाइन रिपोर्ट्स एनसीएमईसी इंडिया के रिस्पेक्ट में भी भारत सरकार को प्रोवाइड करता है, ताकि इंडियन डिजिटल मार्केट में जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल फैल रहा है उसके बारे में हमें पता चल सके। सिर्फ हम ही पता नहीं कर रहे हैं, हमने इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी मांडवली कर रखी है कि अगर वो कुछ आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमें बताएं। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 9th एडिशन 2018 की रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की। रिपोर्ट का टारगेट क्या था, मतलब टाइटल क्या था? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल मॉडल लेजिस्लेशन एंड ग्लोबल रिव्यू। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट टाइटल है, ये 30 कंट्रीज के लिए छापी जाती है, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में साफ साफ बोला गया इंटरनेशनली कि भाई 30 कंट्रीज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल की मैंडेटरी रिपोर्टिंग करेंगी। मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल दिखाया जा रहा है उसकी आप मैंडेटरी रिपोर्टिंग करोगे। 30 कंट्रीज इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर आती हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि इंडिया अभी तक इस ब्रैकेट में नहीं आता है। तो इंडिया को यहाँ पे प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए।
अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को आइडेंटिफाई करो और तुरंत रिपोर्ट करो। ठीक है भाई, ये यहां पे बोला गया। फिर the optional protocol to the United Nations Convention on Rights of Child that addresses child sexual exploitation encourages state party to establish liability of legal persons। उसी प्रकार से Council of Europe Convention on Cybercrime and Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse also require member states to address the issue of corporate liability। मतलब कि समझिए, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स है ना इंटरनेशनल, वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, लायबिलिटी की बात करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो ओवरऑल इस प्रकार के कंटेंट को प्रोलिफरेट कर रहे हैं डायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली, जैसे भी, उनकी लायबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल आपके प्लेटफॉर्म पे प्रोलिफरेट नहीं होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप नहीं करोगे तो यू आर अकाउंटेबल। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये बोल रहा है Council of Europe's Convention on Cybercrime and Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse। फिर ये समय आ गया है कि इंडिया इन होप ज्वाइन करे, और इन होप ज्वाइन करके इंटरपोल का जो सिक्योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको यूटिलाइज करे। इसकी मदद से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ओवरऑल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग एनसीएमईसी और IWF जैसी फैसिलिटीज के साथ बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, और इंडिया के अंदर कुछ ऐसे इनबिल्ट मैकेनिज्म लेके आएंगे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को हम आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि बच्चों को बचाना यहां बहुत जरूरी है। फिर भाई अगला, फ्रॉम द ग्रेट हॉल ऑफ फोकस ऑन PLA। इस समय पे रिसेंटली अगर आप देखो तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा सेटअप किया जा रहा है अगले 5 सालों का, और इस पर्टिकुलर एजेंडे के रिस्पेक्ट में जी जिनपिंग ने यहाँ पे स्पीच दी, और इस स्पीच में इकोनॉमी की भी बात हुई, एनवायरनमेंट की भी बात हुई, टेक्नोलॉजी की भी बात हुई, ताइवान की भी बात हुई, और 4 इंपॉर्टेंट टेक अवे निकल के आए जी जिनपिंग की स्पीच से। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे था पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक डेटरेंट कैपेबिलिटी सिस्टम। ये इनकी भाषा में लिखा हुआ है, जियांगड़ा, चांगले, विशी, जो भी है। तो पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक डेटरेंट कैपेबिलिटीज, ये बोला यहाँ पे चाइना ने। मतलब ओवरऑल न्यूक्लियर डेटरेंस को लेके शायद चाइना अपनी पॉलिसी को थोड़ा बदल रहा है। अभी तक चाइना की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी? लीन एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की पॉलिसी थी, ठीक है ना। ये 2006 तक थी। 2021 में इस पॉलिसी को बदला गया एडवांस्ड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डेटरेंट सिस्टम, और अब इसको बना दिया गया पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डेटरेंट कैपेबिलिटीज। इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर यह क्लियर है कि चाइना और न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। चाइना ने 250 मिसाइल साइलोज बना रखे हैं यूमेंग, गांसू प्रोविंस और हांगिर मानेर नाम के, आप कह लो, मंगोलिया के बॉर्डर के पास के इलाकों में। मतलब चाइना ओपनली इन पॉलिसीज के थ्रू बता रहा है कि हाँ भाई हम नए न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर वेपन में चाइना के पास एक डेटरेंट कैपेबिलिटी आएगी। डेटरेंट कैपेबिलिटी क्या है कि कल की डेट में कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए या कोई और कंट्री चाइना के ऊपर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करती है तो चाइना की न्यूक्लियर वेपन्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएंगे, और चाइना उन इनकमिंग मिसाइल्स को काउंटर भी कर सकता है और बदले में अपने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ काउंटर अटैक भी कर सकता है। मतलब रेडीमेड न्यूक्लियर वेपन्स की मिसाइल बड़े स्केल पे चाइना डिप्लॉय कर देगा अपनी पूरी जमीन पे। चाइना ओवरऑल अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को बढ़ा रहा है। अभी के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं चाइना के पास, जो अगले 5 से 10 सालों में डबल हो जाएंगे। फिर ये तो एक बात होगी न्यूक्लियर वेपन्स की। दूसरा, चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा है, मिलिट्री रिफॉर्म्स ले रहा है। जो मिलिट्री एकेडमीज हैं उनके करिकुलम को रिफॉर्म किया जा रहा है चाइना के अंदर। लॉजिस्टिक्स और रिसोर्स मैनेजमेंट को और इवॉल्व किया जा रहा है चाइना के अंदर। 2015 में ही मिलिट्री रिफॉर्म्स चाइना ने शुरू कर दिए थे। स्ट्रक्चरल और ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस का पहला फेज पूरा हो चुका है, वो ही जुंटाओ के समय पे ही शुरू हो गया था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऐसा लग रहा है कि चाइना के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आ रही है मॉडर्नाइजेशन की, मैकेनाइजेशन की, इन्फॉर्मेटाइजेशन, वर्ल्ड क्लास स्टेटस, ठीक है ना। ये सब चीजें ओवरऑल चाइना ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल बताई जा रही है कि भाई किस प्रकार से मिलिट्री ट्रेनिंग और ऑपरेशंस को सुधारेंगे, इनकी सेंट्रल मिलिट्री कोऑपरेशन कैसे, ज्वाइंट ऑपरेशंस ऑफ द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी ट्रायल के थ्रू
अपनी आर्मी को अलग अलग कंटिजेंसी के लिए तैयार कर रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और खतरों के साथ डील करने के लिए तैयार कर रही है, वगैरह वगैरह। फिर जो भी इनके वेपन्स वगैरह हैं एयरफोर्स के, नेवी के, उनको तो खैर ये इवॉल्व कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई कमी इन्होंने वैसे भी नहीं छोड़ी है। फिर जो इनका ट्रेडिशनल स्टांस है जी जिनपिंग का, कि कोई भी, देखिए क्या है, चाइना को और चाइना के अंदर अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी धाक बना के रखनी है तो एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि चाइना की मिलिट्री के ऊपर पूरी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल होना चाहिए। तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और चाइना की मिलिट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनके ऊपर जी जिनपिंग का कंट्रोल होना जरूरी है। तो कोई भी अगर ऐसा खारफन मौला मिलिट्री लीडर निकल के आता है जो कि जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो, जो कि जरूरत से ज्यादा तेज हो, जो कि जी जिनपिंग की अथॉरिटी को कहीं से भी स्किप कर सकता हो, तो उसको जी जिनपिंग तुरंत कुर्सी से हटा देता है। समझ गया? तो इस कंटेक्स्ट में देखो तो सर्विस चीफ्स के ओवरऑल इंक्लूजन को लेके, सर्विस चीफ के अपॉइंटमेंट को लेके, इनके इंस्पेक्शन को लेके समय समय पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कुछ इंटरनल चेंजेस करती रहती है। एक डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमिश्नर बनाया गया और वो सीट बनी रहेगी। ये डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमिश्नर ग्राउंड लेवल पे देखता रहेगा कि जो भी मिलिट्री कमांडर या ऑफिसर ओवरऑल हाई कमांड को ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत उनकी कुर्सी से हटाया जाए। और एक और चीज जो चाइना कर रहा है, वो ये कर रहा है लोकल वॉर्स को जीतना, ना कि इंटरनेशनल वॉर्स को। अभी तक क्या है, चाइना फाइटिंग और विनिंग वॉर्स की बात करता था, अब लोकल वॉर्स की बात। लोकल वॉर्स मतलब चाइना सबसे पहले ताइवान पे फोकस करेगा, साउथ चाइना सी पे फोकस करेगा। हांगकांग तो खैर उन्होंने कब्जा लिया। इंडिया के साथ जो लैंड बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उस पर फोकस करेगा। मतलब जो हमारे लोकल वॉर चल रहे हैं, जो इमीडिएट वॉर चल रहे हैं, हमें उन्हें जीतना है, इंटरनेशनल वॉर पे हम बाद में जाएंगे। तो ओवरऑल ये चाइना ने ओवरऑल यहाँ पे बता दिया। फिर लिस्ट ट्रस्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल है, 45 दिन के बाद इनको ऑफिस से निकलना पड़ गया। लिस्ट ट्रस्ट इस फियास्को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है। इस समय पे तो ऐसा माहौल है ना कि अगर जनरल इलेक्शंस हो जाए ना इंग्लैंड के अंदर, लेबर पार्टी जीत जाएगी। कंजर्वेटिव पार्टी 12.5 साल से ताकत में है। इस समय पे अगर इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन होने हैं 2025 में, अभी नहीं होंगे। लिस्ट ट्रस्ट जब कुर्सी पर बैठी थी ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर की, तो ही इनके सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे और इन्होंने अपने चैलेंजेस और बढ़ा लिए। क्वासी क्वार्टिंग के साथ मिलके $45 बिलियन के अनफंडेड टैक्स कट्स ये लेके आई। यूके का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, इनकी करेंसी क्रैश कर गई, बॉन्ड यील्ड बढ़ गए। मतलब अब यूके सरकार के बॉन्ड खरीदेंगे तो हमें पैसा ज्यादा चाहिए। मतलब यूके सरकार अपने गिल्ट इशू करती है तो पहले 2% पे भी लोग खरीद लेते थे, अब लोग कह रहे नहीं 4% पे खरीदेंगे। मतलब यूके को उधार उठाने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो ओवरऑल डिसीजंस लिए थे, ये जो मिनी बजट आया था 23 सितंबर को, इसने एक फाइनेंशियल फियास्को खड़ा कर दिया यूके में। क्वासी क्वार्टिंग तो गए, अब यहाँ पे लिस्ट ट्रस्ट भी चली गई है। अब चूंकि लिस्ट ट्रस्ट चली गई है तो अब इस बात पे फिर से क्वेश्चन आ गया है कि भैया अब कौन लीड करेगा यूके को। यूके की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। यूके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और अब वो 6ठी हो चुकी है। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का खिताब किसके पास आ चुका है? इंडिया के पास। बताओ इंडिया से ऊपर कौन कौन सी 4 इकोनॉमी है? 2 तो आपको पता ही है, यूएस और चाइना, ये सबको बता देगा। उसके अलावा और 2 कौन है जो इंडिया से आगे हैं पूरी दुनिया में? और ये बात हो रही है किसकी? नॉमिनल बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तो अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या फिर से बोरिस जॉनसन आएंगे या ऋषि सुनाक आएंगे? अब ये सब चीजें तो बहुत चल रही है इस समय पे, आप न्यूज खोल लो यही सब दिखाया जा रहा है। फिर अगला मिशन डाउन अंडर क्या है भैया? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनफैक्ट शुरू हो गया, क्वालिफायर शुरू हो गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच है मेलबोर्न में कल, तो उसके लिए काफ़ी हो हल्ला है कि भाई कौन जीतेगा। अभी देखो तो रिसेंटली 2 T20 हो चुके हैं जिसमें एक पाकिस्तान ने जीता, एक इंडिया ने जीता। चूंकि वर्ल्ड कप इवेंट है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, तो अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में तो ये माना जाता है ट्रेडिशनली इंडिया जीतती है, लेकिन पिछले साल पाकिस्तान जीत गई थी। तो ओवरऑल जीता किसने था पिछले साल? ऑस्ट्रेलिया ने। रनर अप कौन था? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में ही मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं। पिछले साल होस्ट हुआ था यूएई में, फाइनली ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे चीज़ों को होस्ट कर रहा है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है, जिस प्रकार से फुटबॉल लीग में होता है। फुटबॉल लीग में ये होता है कि एक प्लेयर एक्चुअली में अपने क्लब के लिए खेलना चाहता है ज़्यादा, या अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा खेलना चाहता है। अब क्रिकेट में भी वो चीज़ आ रही है। क्रिकेट में बायोलेटरल कॉन्टेस्ट लिमिटेड हो रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स ज़्यादा हो रही है, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग हो गई, बिग बैश लीग हो गई, और एक और चिल्लर लीग है पाकिस्तान वाली, बहुत सारी और लीगें चलती रहती हैं। ठीक है, तो इन लीग्स की जो टीआरपी है, जो आप कह लो इन लीग्स की जो आप कह लो लोगों को देखने का, जो रिटेन करने का मादा है, वो बहुत ज़्यादा है। पैसे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे।
तो इस कंटेक्स्ट में चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। लेट्स सी कि ओवरऑल ये इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में कौन जीतता है। फिर यहाँ पे तारीफ की गई है। मैन इन ब्लू के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है, 2007 में जब पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ तो इंडिया जीती थी। उसके बाद से लेके अब ऑलमोस्ट 15 साल बीत चुके हैं और इंडिया ने कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता है। T20 वर्ल्ड कप क्या और कुछ भी नहीं जीता। पिछली बार जो आईसीसी टूर्नामेंट जीता था वो 2013 में जीता था, समझ गए। चैंपियंस ट्रॉफी जब इंग्लैंड में जीती थी, उसके बाद से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया ने अब तक नहीं जीता है, शायद इस बार जीत पाए। तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली तारीफ की जा रही कि कुछ बड़ा अच्छा करेंगे। रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह ओवरऑल इंजोर्ड हैं। अब ये सब तो क्रिकेट की न्यूज़ है, जो क्रिकेट के फॉलोवर्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉलो करते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। सैटरडे है आज, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी, बट ठीक है, कंटेंट ज़्यादा था तो एक्सप्लेन करने में समय ज़्यादा लगा। हैव अ ग्रेट डे, ध्यान रखिए अपना।